नमस्कार, बहुत स्वागत है अब की बार केकर बिहार। और हमारे साथ हैं सिवान से चुनावी ताल ठोक रहे ओवैसी साहब की पार्टी से मोहम्मद कैफ। इनको लोग यहाँ पर प्यार से बंटी के नाम से ही बुलाते हैं। तो बंटी भैया, बहुत स्वागत है आपका। बहुत कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से बढ़िया हूँ। तो क्या इस बार है चुनावी मोड, क्या है? लोग कह यहाँ रहे हैं पर हाँ 90,000 मुसलमानों का हाँ वोट्स हैं और जिन पार्टी का जो 25-30 सालों से जो मुसलमानों को बना रहा है 34,000 है। तो हक हमारा है, ये तो यहाँ पर हक हमारा है। और जब इस 20,000 उनके 18,000 वोट पड़ते हैं, उसमें से 5-6 तो बीजेपी चले जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा वोट है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ तो पासवान जी भी है और हमारे साथ तो आज़ाद समाज पार्टी भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ को कमजोर करने के लिए भाजपा की तरफ से आपको खड़ा किया गया है, ताकि आप आरजेडी का MY जो समीकरण है उसको आप तोड़ सकें और वोट अपने पाले में कर सकें और मंगल पांडे की जीत सुनिश्चित हो जाए। आपको शायद मालूम नहीं है यहाँ की नौइयत, खासतौर सीवान की नौइयत। जब यहाँ पे जब लड़ाई होती थी साबुद्दीन साहब से 1990 के से, तो अमरनाथ यादव उठते थे और सारे यादव उन्हीं के पास चले जाते थे। और यहाँ पे फॉरवर्ड लोग देखे और स्वर्ण व्यवसायी से लेके सारे लोग उनको जिताने का काम करता था। लेकिन उनका चेहरा यादव का कब खुला? जब 2009 में जब हिना साहब उठी, तो उनको उस वक्त बीजेपी याद नहीं आया और राष्ट्रीय जनता दल नहीं याद आया जब ओम प्रकाश यादव जीते और हिना साहब हारी। फिर 2014 में हिना साहब को फिर हराया गया और यादव फिर ओम प्रकाश यादव के साथ गए। तो यहाँ माई समीकरण है ही नहीं है। तेजस्वी यादव एक ढकोसला है, तेजस्वी यादव एक ढोंगी है और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाना चाहता है। मुसलमानों का नेता कौन है भारत में? मुसलमानों का नेता और सिर्फ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ओवैसी साहब है, क्योंकि वक्फ बिल पे अगर वक्फ बिल को फाड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो ओवैसी साहब है। आप ओवैसी साहब कह रहे हैं। हम अभी काजी नगर में गए थे, काजी मोहल्ला या काजी नगर ऐसी कोई जगह है, वहाँ हमने कहा कि मुस्लिमों के नेता ओवैसी साहब है। लोग हम पे भड़क गए कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुसलमानों के एक ही नेता थे, वो शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का परिवार आरजेडी के साथ है, तो हमारा नेता आरजेडी का जो नेता होगा वही हमारा नेता होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब जो नेता थे उनको कौन नहीं मानता था कि मुसलमानों के नेता नहीं थे। लेकिन अब तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो सदन में है ही नहीं है। वो तो 4 मरतबा से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और उनको हराने वाला भी यादव है। और इन्हीं के घर पे गोली चला और इनके गांव पर लगातार फायरिंग हुई। किसके सरकार में? लालू यादव के सरकार में, लालू यादव के सरकार में। और इन्हीं के सरकार में, महागठबंधन में सरकार में, जब शहाबुद्दीन साहब की रिहाई हुई, मतलब बेल हुआ, रिहाई नहीं हुई, बेल हुआ, और जब भागलपुर से निकल के जब यहाँ पे आए तो इन्हीं के सरकार के जो आला अधिकारी थे रिपोर्ट में किया कि इनके आने से सीवान के माहौल में दहशत है। तो कौन बनवाया? और इन्हीं के सरकार में बिल टूट गया और इन्हीं के सरकार में शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ चले गए और वहां पर तेजस्वी पूरी फैमिली थी। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की जनाजा को लेने के लिए कोई पहुंचा नहीं, उनको लिए ना उनको जवाब देने का वक्त देना भी मुनासिब नहीं समझा। और आप कहते हैं कि मई समीकरण बचा हुआ है। ये समीकरण सबसे घटिया और सबसे, क्योंकि एक तरफ जब भी कोई यादव उठता है तो यादव तेजस्वी यादव उठते हैं तो उनको तेजस्वी यादव, जैसे ही मुसलमान उठता है तो उनको नरेंद्र मोदी याद आने लगते हैं। तो शहाबुद्दीन जी के साथ जब आरजेडी ने इतना बुरा किया तो फिर ओसामा को क्या आवश्यकता पड़ी आरजेडी में जाने की? ये सवाल का जवाब उन्हीं से पूछ ले तो बड़ा बेहतर होगा। बात ही नहीं करते हैं, तो इसलिए हम आपसे तो आप समझिए जब वो बात नहीं कर रहे हैं तो हैं उनके, आप जानते हैं, आप उनको देखे हैं। आप देखिए उनके शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की जो फैमिली है, जो वो लोग उनका अपना सोच है, क्योंकि उनका सोच के मेरे मजबूरी रही होगा आपके हिसाब से? क्या मजबूरी होगी ओसामा? ये देखिए मजबूरी वही बता सकते हैं। आपका अभी उनका बयान भी था कि वही बता, सिवान में मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुसलमानों का दुख क्या है, दर्द क्या है, समस्या क्या है, मजबूरी क्या है, सब आप जानते हो। हमारे यहाँ क़यादत की बहुत बड़ी समस्या है और क़यादत इसलिए जरूरी है कि हर कौम में नेता है, हमारे कौम में नेता नहीं है। और रहा सवाल उनका किस्मत जाने,
और वो जाने कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। अब तो ना मैं वो पार्टी में हूँ और ना मैं उनके साथ हूँ। मैं अपनी कौम के लिए जी रहा हूँ, अपने कौम के लिए मर रहा हूँ। तो सवाल मेरे से हो तो बेहतर है। अगर वो जीते रहते तब मैं अगर सवालों का जवाब उचित देना समझता। लेकिन अगर वो हार ही गए हैं और बार बार लड़ाई में कूद रहे हैं, अब वो अल्लाह ताला उनको जिताए और मैं अपने तो छोटा भाई कह चुका हूँ और मैंने शुभकामना दे दी है, तो इससे ज्यादा उनसे ओसामा अगर चुनाव सिवान से लड़ते तो क्या आप आरजेडी को सपोर्ट करते? मैं उनको सपोर्ट करता, राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट नहीं करता और मैं यहाँ से नहीं लड़ता। एक जो चर्चा हो रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो आरजेडी के सपोर्टर्स वो कह रहे हैं कि हलफनामा देखिए उनका, उनके ऊपर 23-24 केस है, सिवान में ऐसा कोई प्रत्याशी है ही नहीं जिसके ऊपर इतने आपराधिक मामले हों। साबुद्दीन साहब पे 61 केसें थे। साबुद्दीन साहब पे 61 केसें थे, तो मेरे पे केस है तो उसमें तो मेरी रिहाई हो चुकी है। 5-7 केस है वो ट्रायल में है। तो केस हर मुसलमानों पे केस होता है, लड़ने वाले पे केस नहीं होगा तो दलाली करने वाले पे केस होगा, चमचागिरी करने वाले पे देश होगा, मुखबिरों पे होगा। ये ना मुखबिर है ना दलाल है, कौम की आवाज है। और लोग मुझे प्यार से बिहार के छोटा ओवैसी कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। छोटा ओवैसी तो बड़ा आपका प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम है तो ऐसे ही नहीं बोलते होंगे। मुसलमान को समझ रहा है और बड़ा मजबूती से समझ रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है कि अपने पूरे जमात की बात कर रहा है। लोग आपको माफिया बाहुबली क्यों कहते हैं? तो कहाँ बाहुबली है बताइए? बाहुबली में ये रहते हैं, ये सुन रहा है, बाहुबली है ये छोटा बच्चा 8 साल का। कुछ लोग कहते हैं कि वो शूटर भी थे एक समय। तो किनके नाम से शूटर बने? जो कह रहे थे उनके नाम से बने थे कि साबुद्दीन साहब के रहने की वजह से नाम से बने। तो साबुद्दीन साहब को जो हमको बोल रहा है वो साबुद्दीन साहब को भी बोलता होगा। अगर मेरे को बोल रहा है तो अगर मैं उनके साथ रहता था तो साबुद्दीन साहब को भी बोल रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ गलत थे। मेरे पे सवाल उठना मतलब साबुद्दीन साहब पे सवाल उठना कि मैं उनके साना बसाना चलता था और मैं जानता हूं कि उनको लिए मेरे दिल में क्या मोहब्बत थी। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और मैं उनको अपना नेता कभी भी मानता था और मानता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब तो इस दुनिया में नहीं रहे तो और उनके लिए मेरे लिए दुआ मागफरत और जन्नत में आला से आला मुकाम देने की तौफीक अता फरमाए। यही मेरा दुआ और मेरा कलमा रहेगा। आपने कभी किसी तरीके की आपराधिक गतिविधि में कभी आप शामिल रहे, गलती से भी? शामिल होते तो निश्चित तौर पे यहाँ बैठ के आपके साथ इंटरव्यू नहीं किया करते, जेल में रहते। कुछ समय तो रह के आए हैं आप। कौन जेल में नहीं रह के आया? कौन जेल में नहीं रह के आया बताइए ना? महात्मा गांधी जेल में रह के आए महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप ये मानते हैं कि आप जितना दिन जेल में रहे एक षड्यंत्र के तहत आपको रखा बिल्कुल गया, सर। मेरे पास बताया सीबीआई गया। केस लगा तो सीबीआई क्लीन चिट क्यों दे दी? राजदेव हत्याकांड जब लगा तो सीबीआई से तो बड़ी कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है ना भारत में। क्यों सीबीआई ने आपको मतलब शुरुआत में आपको क्यों गिरफ्तार किया? क्या गिरफ्तार शक नहीं था? किया, मैंने सिलेंडर बोला। हाँ। मैं अपने कानून का मानता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, जुडिशियल पर पूरा भरोसा था। कोर्ट ने मुझे चार्जशीट तक जमा नहीं हुआ जब मेरे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहां नतीजा ये था कि साबुद्दीन साहब के रहने वाले को पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा था, उसी में हमको भी भेज दिया जाता और मुसलमान होने का नतीजा था। तो भेज के हमको फंसाया गया, लेकिन अल्लाह बड़ा है, अल्लाह निकालने वाला है। अल्लाह ने निकाल के दिखा दिया और जो बहरूपिये थे, जो जालबाज थे, उनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ा। शहाबुद्दीन साहब के बारे में लोग तमाम तरह की बात करते हैं, आप तो बड़े करीबी रहे हैं, आप बड़े करीब से जानते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए आप हमें। शहाबुद्दीन उनके साथ कुछ यादें साझा कीजिए कि कभी आप लोग शहाबुद्दीन साथ साहब बैठे हों, जा रहे बहुत ही वसूल के आदमी थे, विचारधारा के आदमी थे और वो जो कहते थे वो करते थे, ऐसे नहीं, और लोगों के बीच में रहते थे। और उनकी में एक खासियत थी कि लोगों की बातों को सुनते थे और लोगों की बात को सुनने के बाद बड़ा जल्दी उन पे उनका एक्शन लेके उनका जल्दी से काम को निपटारा करते थे। इसीलिए वो लोग उनसे प्यार मोहब्बत करता था। और उनको बाहुबली इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी गरीब का आवाज उठ के जाता है तो उसको बाहुबली कहा जाता है। अब जैसे में देख लीजिए बाहुबली फिल्म किसके लिए लड़ा? राज्य के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए बाहुबली ने लड़ दिखाया। आप देखी फिल्म आपने? बिल्कुल देखी, मजा आया? बिल्कुल मजा आया कि एक आम आदमी किससे लड़ा? पूरे साम्राज्य से लड़ गया। उसी तरह साबुद्दीन साहब ने पूरे विरोधियों से लड़ा। अगर साबुद्दीन साहब यहाँ नहीं होते तो लाल सलाम जो वो माओवादियों को टीम सिवान में पसार दिया होता है। उन्होंने रोकने का काम किया। तो ऐसे लोगों से जब लड़ाई होगी तो कैसे से होंगे? अब उसको आप बाहुबली बोलिए जो बोलिए, लेकिन अब इस दुनिया से चले गए, उनकी बात। तो उस लड़ाई में आप भी शामिल थे? एक आध माओवादी मारे थे आप भी? मारने में नहीं थे, उनको रोकने में लोग था। उस माओवादी को रोकने में आप शामिल थे? नहीं, उस वक्त बच्चे थे हम। ये सुनते हैं
क्योंकि उस वक्त 90 का दौर में तो हमारी उतनी याद कभी नहीं। आपने लड़ाई संभाल, क्योंकि लोग शूटर कहते हैं, कभी मतलब बंदूक देखिए, बंदूक पकड़े गोली चलाई? मैं कभी एक अच्छा क्रिकेटर हूँ, रणजी ट्रॉफी में स्टैंड बाय में रहा हूँ, महेंद्र धोनी सिंह साथ से मिला हूँ, तेंदुलकर से मिला हूँ, इरफान पठान से मिला हूँ, मोहम्मद कैफ से मिला हूँ, और मेरा नाम मोहम्मद कैफी शमशीर है। मैं एक अच्छा फील्डर हूँ, इसीलिए मोहम्मद कैफ पड़ गया। अच्छा, बढ़िया फील्डिंग के इस लोगों ने आपने मोहम्मद कैफ रखा। कैफी से कैफ कर दिया। दूसरी बात, हाँ। मैं कैफ क्रिकेट एकेडमी का एकेडमी चलाता हूँ। हाँ। 300 बच्चे हैं हमारे, तो मैं शूटर कैसे हो सकता हूँ? एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा कोच हो सकता हूँ। और सिवान जिले का कप्तान हूँ वर्तमान में। अभी भी खेलते हैं? अभी भी क्रिकेट खेलते हैं? अभी मेरा ये, अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं रणजी ट्रॉफी टीम के साथ होता। अच्छा, एक बात और बताइए कि 25 गो सीट पे वैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, 36 गो सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 36 के 36 भी जीत जाए ओवैसी साहब, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे या मुख्यमंत्री बना नहीं पाएंगे। ऐसे में किसी ना किसी को समर्थन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा तो सवाल किसकी किया। सरकार बनेगी एक बिहार में? मिनट, आपने बहुत अच्छी सवाल की कि 36 अगर जी जाते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर 36 अगर बन जाते हैं तो एक बात तो जरूर है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री कन्फर्म है। अगर आज जो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है 30-35 सालों से, उसने कौन सा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक तो विधानसभा का स्पीकर भी नहीं बना पाया। और मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जहां आप खड़े हैं आज तक मुसलमानों का एक जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया, नेता तो दूर की बात है। और हमारी पार्टी अब आ गई है, इंशाल्लाह ताला हमारा क़यादत भी होगा, विधायक भी होगा। तो ये जरूरी है कि अगर हमारी सीट निकली, जितना भी निकली, तो निश्चित तौर पे सेकुलर पार्टियों के साथ ना जाएगी कि भाजपा के साथ। तो भाजपा के लोग साथ तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाते हैं, जैसे में चेतन आनंद, जैसे में मीना देवी। अब चलिए एक सवाल पूछ रहे, इतने समर्थक आपके सामने हाँ हैं, बिल्कुल, एकदम डंके की चोट पे जवाब दीजिएगा। डंके के चोट पे दूंगा। ओवैसी साहब ने बहुत कोशिश की है कि हमको महागठबंधन में शामिल किया जाए जी। तेजस्वी यादव उनको अपने महागठबंधन में बुला ले। इन फ्यूचर भविष्य में अगर ओवैसी साहब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर काम करते हैं, चूंकि आप आरजेडी से बड़े नाराज है, लेकिन अगर ओवैसी साहब भी तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लेंगे बिहार में, तो आप क्या करेंगे? ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, छोड़ देंगे? एक बात याद रखिएगा, बहुत अब बोले ना, सवाल करते करते थक जाइएगा और सुबह फजर का नमाज हो जाएगा, इस कुर्सी से छोड़ने वाला नहीं है मोहम्मद कैफ। ऐसे ही अवैसी नहीं बोला जाता है। जो फैसला हमारे नेता का होगा वही मोहम्मद कैफ का फैसला। लेकिन मोहम्मद कैफ तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन मोहम्मद कैफ का मानना ये है कि आरजेडी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। आरजेडी ने यादवों को केवल आगे बढ़ाया है, मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी, है ना? आपकी लड़ाई है ना मुसलमानों के हक के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन जब ओवैसी साहब खुद तेजस्वी के आगे कभी चले गए, कभी शामिल हो गठबंधन में, तो क्या करेंगे? आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? तेजस्वी के आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? पीछे ही जाएंगे बिहार में। तो जाएंगे, आप ही बोले हैं अभी आगे जाएंगे। वो तो कह ही रहे थे। माइक का लाल नहीं है, सुनिए, कोई माइक का लाल नहीं है। कैफ साहब उन्होंने कहा था कि महागठबंधन से अपील की थी कि भैया हमको अपनी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमको 5-10 सीट हमको दे दीजिए। तो ये इसलिए कहा गया था कि कल का कोई ये ना कहे कि ये देखिए इनके हराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप मुसलमानों की पार्टी को 6 सीट नहीं दे सकते हैं। आप 3% वाले सहनी मला खाएंगे लड्डू, आप मुसलमान हो जाएंगे कद्दू। क्या लगता है फ्यूचर में ओवैसी साहब जाएंगे आरजेडी के साथ? कभी ये ऊपर का बात है ना भाई। अगर जाएंगे तो आप भी जाएंगे? क्या क्या बताया? दादरी के बाद ओवैसी साहब, बाबरी के बाद ओवैसी साहब, मस्जिद के बाद ओवैसी साहब, मदरसा की बात ओवैसी साहब, कब्रिस्तान की बात ओवैसी साहब, चाहे देश की बात हो तो ओवैसी साहब। तो सुनिए, मैं वही बता रहा हूं, पहले मुझे तो देने तो दीजिए, क्यों जाऊंगा? ओवैसी साहब का जो भी फैसला होगा वो बहुत ही पक्के नमाज। ये पप्पू यादव के सामने आपने नहीं देखा था? पप्पू यादव ने हाथ रोकते रह गए, बोले कि आपसे ज्यादा जरूरी है मेरा नमाज है। तो अगर नमाज वाला आदमी अगर कुछ सोच समझ के ही बोलेगा, तो मेरा भी फैसला जो ओवैसी साहब का फैसला होगा वही मोहम्मद कैफ का फैसला होगा, क्योंकि मोहम्मद कैफ ओवैसी साहब के साथ खड़ा है। तो ये थे मोहम्मद कैफ साहब, जिन्हें लोग तमाम तमगा देते हैं। लोग इनको बंटी के नाम से जानते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ से चुनावी ताल ठोकी है और इनका कहना है कि इस बार लोग यहाँ के मुसलमान सिवान के अपना असली नेता चुनेंगे, चूँकि कई पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को
वोट बैंक के तौर पर देखा है, जब भागीदारी देने की बात आई तो उन्हें नजरअंदाज किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी 42 सीट यादवों को दिया है, हम मुसलमानों को 19 मतलब 14% 42 सीट और 19% वाले को 18% वाले को 19 सीट। पहली बात, कांग्रेस ने कितना दिया 10 और जो वीआईपी है 0 सन्नाटा कर दिया है। ये हालात है मुसलमानों की, और मुसलमान कभी बीजेपी को हराने में ही लगा रहता है, ना कि जिताने में। लेकिन और भी पार्टियां हैं जो रूस के चली जाती हैं, तो किनके साथ? हम मुसलमानों के साथ ऑप्शन आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, 2005 में जब चिराग पासवान के फादर रामविलास पासवान जी क्या कहा था कि 27 सीट लेके आए थे, अगर मुसलमानों को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो रामविलास पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं सपोर्ट करूंगा कि मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन लालू यादव ने कहा लालू यादव ने ये कहा मुसलमान नहीं चाहिए, भले एनडीए सरकार चाहिए। और 2005 से आज तक 25 तक सरकार किसकी है, अब समझ लीजिए। अब सिवान में हमको एक बात बताइए, सिवान के जो मुसलमान हैं, एक आखिरी सवाल है, चूंकि हम वाइंड अप करने के लिए एक सवाल याद आ गया। सिवान के जो मुसलमान हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन सी राजनीतिक पार्टी है? भाजपा है कि राजद है? क्योंकि दोनों पहलवान हैं, उधर से मंगल पांडे हैं, सावत बिया, लेकिन सबसे आपका बड़ा कौन है? हमने से कहा था ना कि सवाल करते करते थक जाइएगा, हमारा जवाब नहीं रुकेगा। बीजेपी कर रही है मुसलमान को झटके में मारो, और राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी करिए नहीं धीरे धीरे हलाल करो। दोनों तरफ से तो मुसलमान ही मरेगा। एक तो चेहरे दिख रहा है कि मुसलमान का दुश्मन बीजेपी है, और जिनके साथ मुसलमान खड़ा है, जैसे मैं इधर आप इधर आइए, इधर है बेटा, इधर ये हो गया, इन कैमरामैन जरा दिखाइएगा, ये हो गया मुसलमान का बच्चा और ये हो गया मुसलमान। इधर से मार रहा है आरजेडी भड़ाक से, इधर से मार रहा है कांग्रेस, इधर से मार रहा है और अन्य पार्टियां, और जो मार ये रहे हैं, बर्बाद ये कर रहे हैं, और कह रहे हैं, जैसे मुड़ के देखते हैं तो कह रहे हैं भाजपा हो हम ना हनी, हम चटकी खेलता लोग, हम ना हनी, हम तो मरल ही नहीं की, ये भाजपा मारता है। तो भाजपा तो सामने का दुश्मन है, जो मस्जिद को तुड़वा रहा है, मदरसे को तुड़वा रहा है, लेकिन जो साथ खड़ा है, जो सेकुलर लोग, जो सेकुलर पार्टियां बन रही है, बताइए कौन सी आवाज उठा के विधानसभा से लेकर संसद भवन तक उठाने का काम किया है? तो किया है तो सिर्फ ओवैसी साहब ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कैफ साहब तमाम बातचीत के लिए। बड़े अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई इनके समर्थकों के बीच में। हमारी बातचीत कैसी लगी, इन्होंने जो उन्होंने बातें कही हैं, उनसे आप कितना सहमत हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए आप एबीपी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।